अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है व्यूवर्स। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा सिलेबस लेके आई हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर पहले कभी किसी और ने नहीं दिया। फुल बुक इन वन वीडियो वाला सिलेबस। और इसका मतलब ये नहीं कि फुल बुक इन वन वीडियो में अगर आप लोगों को करवा रही हूँ तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें स्किप करवा दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊंगी, लेकिन जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म में होगी। मैं आपको तमाम एमसीक्यूज बताऊंगी, तमाम लॉन्ग शॉर्ट वगैरह सारा कुछ बताऊंगी। इको 401 का जो पेपर होता है ना, ये मोस्टली एमसीक्यूज बेस्ड होता है। ठीक है व्यूवर्स, तो इसके अंदर हम जो है ना एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। और जिस टॉपिक के साथ जो है ना जोन सा एमसीक्यूज बनता होगा मैं साथ के साथ कवर करवाती जाऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और साथ के साथ मैं आपको कंप्लीट बोर्ड का जो है ना पेपर पैटर्न भी बताऊंगी। ये ठीक। अगर आप लोग virtual यूनिवर्सिटी में इको 401 के स्टूडेंट है तो यकीन करें व्यूवर्स, आप मेरी ये सिर्फ एक ही वीडियो देख कर ना अपने पेपर की एक कंप्लीट जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी कम से कम वक्त में। और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है ना हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना एक ही वीडियो में बताती रहूंगी। मैं आप लोगों के लिए सिलेबस को इतना आसान बना दूंगी कि आप लोग 80% से ज्यादा मार्क्स आराम से ले सकते हैं। इको 401 में का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा ये जो है ना मिक्स कर देने वाला होता है। इसमें जो है ना जहन में थोड़ी सी खिचड़ी बन जाती है, तो ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मैं हर चीज को बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को एक एक बात जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब सबसे पहले अब लेसन नंबर 1 स्टार्ट करना बनाना जो है ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स जो है ना एक साइंस की जो है ना ब्रांच है। ये बताती है कि लोग जो है ना कि जो सामान होते हैं ना और सर्विस होते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसको जो है ना कैसे हासिल करते हैं, किस तरह से खरीदो फरोख्त करते हैं। इसका जो ग्रीक में मतलब है ना वो होता है हाउस ऑफ रूल्स। ठीक है, तो इसका ग्रीक में मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ रूल्स या ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आगे बात करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स की डिफाइन है ना, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया गया है कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि इकोनॉमिक जो है ना उस चीज़ की स्टडी का नाम है जिसमें लोग जो है ना आपस में एक-दूसरे के साथ एंगेज होते हैं, मिलते हैं प्रोडक्शन में किसी चीज़ की, उसकी तक़सीम में, उसकी खरीदो-फ़रोख्त हर चीज़ में, ठीक है? इकोनॉमिक्स की डिफाइन आपके लिए अहम है, तो आपने इसको याद रखनी है। ब्रांचेज़ ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो ब्रांचेज़ जो है ना, इसमें एक नॉर्मेटिव ब्रांच है। नॉर्मेटिव ब्रांच का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर ना ओपिनियन को सजेस्ट किया जाता है, इसके अंदर राय दी जाती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब वो बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना उसको कैसे कम करना चाहिए, जस्ट राय दी जाती है, सजेशंस दी जाती हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम होनी चाहिए, उसमें जस्ट ये वाली बात बताई जाती है। जबकि पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है ना, इसका मतलब होता है जो असल में हो रहा है ना, तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ रही है। इसमें एक एक जो मौजूदा टाइम की जो सिचुएशन है ना उस चीज़ को बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नॉर्मेटिव के अंदर क्या बताया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए। जस्ट एक राय दी गई थी, सजेशन दी गई थी, जबकि पॉजिटिव के अंदर ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ रही है। इसके अंदर एक एक जो असल में सिचुएशन है ना वो चीज़ बताई गई है। ठीक है व्यूअर्स? तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस भी आ सकता है, आपने ये भी अच्छे से करना है। तो आगे जो है ना एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 4 फैक्टर्स बताए गए हैं। जिसके अंदर ना यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं कि इसके अंदर इसके अंदर ये बताया गया कि पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स होती है ना, ये बता सकती है कि जो है ना फलाँ चीज़ जो है ना किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे अमाउंट जो है ना, पैसों की कमी जो है ना वो गुर्बत की वजह बन रही है, गरीबी की वजह बन रही है, जबकि ये वाली बात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बता दी जाती है। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना, इसकी एग्जांपल में यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं। इसके अंदर जो है ना हाउसहोल्ड्स और गवर्नमेंट वगैरह का सामान भी शामिल होता है, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना गुड्स शामिल होते हैं, यानी जो बेचने वाली चीज़ें होती है ना, वो शामिल होती हैं, सर्विस शामिल होती है कि लोगों के लिए जो है ना क्या काम करना चाहिए। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक के अंदर ना ये चीज़ शामिल होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है ना ये 4 फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि लैंड ज़मीन की किस चीज़ पर, किस ज़मीन पर काम किया जा रहा है। कैपिटल यानी कि मशीन और टूल्स वगैरह के किन मतलब मशीनों की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना कि जहाँ काम किया जा रहा होता है। तो लेबर यानी कि मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं ना, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिज़नेस को प्लान करने वाले जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ एक एक बिज़नेस बनाने में, एक प्रोडक्शन करने में इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। स्कैरसिटी के बारे में बात हो रही है कि इसका मतलब होता है कि चीज़ जो है ना, वो असल चीज़ों का असल होना नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर रिसोर्सेज़ मतलब कम होते हैं ना, लेकिन इंसानों की जो ज़रूरियात होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। इसी वजह से जो है ना, सबको हर चीज़ नहीं मिल सकती।
तो स्कैरसिटी के अंदर ये बताया गया है। तो रेशनिंग के अंदर बताया गया, रेशनिंग जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है, तो ये एमसीक्यूज़ में आता होता है। रेशनिंग जब चीज़ जो है ना कम हो तो उसकी जो है ना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को जो है ना रेशनिंग कहते हैं। ये मार्केट या गवर्नमेंट जो है ना करती है ये काम, ठीक है? इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया गया है। इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है ये 4 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। इसमें सबसे पहले डिक्टेटरशिप के बारे में बताया गया है कि सब फैसले जो है ना डिक्टेटर्स करते हैं। कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि सब कुछ गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है। फ्री मार्केट के बारे में बताया गया है कि फैसले जो है ना डिमांड और सप्लाई के मुताबिक होते हैं, ठीक है? फिर इस्लामिक इकोनॉमिक के बारे में बताया गया है कि ज़कात, उशर और इंटरेस्ट को जो है ना मानना होता है, उसके मुताबिक जो है ना फैसले करने होते हैं। पाकिस्तान कास्ट के अंदर बताया गया है ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। यहाँ जो है ना कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ जो है ना पब्लिक के होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड के बारे में बताया गया है कि हाउस होल्ड जो है ना मतलब जो हाउस होल्ड होते हैं ना, घर के सामान होते हैं, वो खरीदने और वो जो है ना खरीदने पड़ते हैं। मतलब लेबर जो है ना हाउस होल्ड लेबर जो है ना देती है और बदले में जो है ना वो और बदले में जो है ना उसको रेंट और इनकम जो है ना उनसे लेती है। इसको जो है ना सर्कुलर फ्लो कहते हैं कि मतलब अगर हम किसी मजदूर से कोई काम निकलवा रहे हैं ना, हम उसको उसकी उजरत भी दे रहे हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे बताई गई है। तो आगे जो है ना यही बताया गया कि सामान और जो अमाउंट होती है ना यानी पैसे हैं, ये दोनों ना घूमते रहते हैं, ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका जो डिफरेंस है। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, ये एक इंसान, एक फैमिली या एक मार्केट को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस को जो है ना समझा जाता है। आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया कि मैक्रो का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी, ये कंट्री की ग्रोथ, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को जो है ना स्टडी करता है। यानी एक बड़े नेशनल लेवल पर के जो इश्यूज होते हैं ना उसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है? माइक्रो में हम छोटी-छोटी चीजें देखते हैं, घर घर वगैरह के काम, जबकि मैक्रो में हम एक कंट्री या ग्रोथ लेवल की चीजें देखते हैं, एक बड़े तबके की ग्रोथ। तो आगे जो है ना व्यूअर्स अब हम देख लेते हैं लेसन नंबर 2। इसके अंदर जो है ना क्या बात की गई है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के बारे में बात की गई है। तो कॉस्ट क्या होती है कि मतलब जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ना, तो उसमें 2 चीज़ों के बारे में बात होती है। एक कॉस्ट यानी अमाउंट कितनी लगेगी और बेनिफिट यानी कि उसके ऊपर जो है ना हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे रैशनल चॉइस के बारे में बात की गई कि रैशनल चॉइस का मतलब होता है कि इमोशंस से नहीं, ये जो है ना सिर्फ दिमाग से डिसीजन लेना होता है। यानी जो चॉइस जो है ना, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा देना, उसे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है? ऑप्टिमम के बारे में बात की गई है कि ऑप्टिमम का मतलब होता है कि सबसे जो बेस्ट रिजल्ट हासिल करना ना, उसको ऑप्टिमम बोलते हैं। तो इक्विटी के अंदर बात की गई कि हर इंसान के साथ जो है ना इंसाफ और उसका जो है ना हक देना। तो नेपोटिज्म के बारे में बात की गई है कि नेपोटिज्म का मतलब होता है कि पावर में जो है ना पावर में होकर अपनों को जो है ना अनफेयर फेवर देना, ठीक है? नेपोटिज्म में ये बात की गई है। ठीक है? तो बार्टर ट्रेड के अंदर बात की गई है कि ये पैसों की जो है ना जगह चीज़ को के बदले जो है ना चीज़ दी जाती है। ये मतलब एक इंसान जो है ना कोई देता है, अगर कहीं पे किसी ने गोल्ड दिया है ना गोल्ड, तो वो बदले में उससे गोल्ड ले। तो यहाँ पे ये बात की गई है, ये होती है बार्टर ट्रेड। फिर हाँ, कंज्यूमर डिसीजन के बारे में बात की गई है कि कंज्यूमर जो है ना हमेशा वही चीज़ चूज़ करता है जहाँ बेनिफिट ज़्यादा और कॉस्ट कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब एक है ना, उसकी सैलरी कम है, लेकिन खर्चा भी कम है। जॉब बी है, उसकी सैलरी ज़्यादा है लेकिन खर्चा भी ज़्यादा है। इसलिए नेट बेनिफिट जो होता है ना नेट बेनिफिट, तो ये ज़्यादा होने की वजह से जॉब ए बेस्ट चॉइस होती है। ठीक है? प्रोड्यूसर्स डिसीजन के बारे में बात की गई है कि कंपनी भी यही फ़ॉर्मूला यूज़ करती है कि अगर जो है ना रिवेन्यू या कॉस्ट जो होती है ना ये ज़्यादा ये रिवेन्यू से जो है ना कॉस्ट ज़्यादा होता है ना तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है। और अगर जो है ना रिवेन्यू थोड़ा होता है और कॉस्ट ज़्यादा होती है तो उसमें लॉस लॉस होता है। तो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के बारे में बात की गई है। जब आप जो है ना एक चीज़ चूज़ करते हैं ना तो दूसरी बेस्ट चॉइस जो है ना वो सैक्रिफाइस हो जाती है। इस सैक्रिफाइस को अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बुक खरीदते हैं ना, तो वो चैरिटी आप उस बुक के और ऊपर चैरिटी नहीं तो नहीं देते ना, तो चैरिटी का फ़ायदा है अपॉर्च्युनिटी को जो है ना खर्च करना, ठीक है? फिर आगे जो है ना मार्जिनल बेनिफिट के बारे में बात की गई है कि इसके अंदर बताया गया मार्जिनल बेनिफिट के अंदर बताया गया है कि सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट देख लेते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का एक जो है ना एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं और मार्जिनल बेनिफिट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो है ना एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज़्यूम करने से मिलने वाला जो एक एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है ना, उसे सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। ठीक है? फिर आगे जो है ना यहाँ पे बात की गई है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की। तो इसमें जो है ना पीपीएफ एक ऐसी कर्व है, पीपीएफ क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये एक ऐसी कर्व है जो बताती है कि लिमिटेड जो है ना
रिसोर्सेज हो और टेक्नोलॉजी के साथ एक कंट्री जो है ना मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकती है। इसके पॉइंट्स का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का बेस्ट होता है ना, उसका यूज, रिसोर्सेज का एक बेस्ट यूज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, अपने और इंक्रीजिंग कॉस्ट के बारे में बात की गई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी चॉइस या अपने को जो है ना चूज करना, जिस पर दूसरी जो है ना बेस्ट चॉइस का जो है ना, जिस पर दूसरी जो है ना बेस्ट चॉइस को छोड़ना पड़े। ठीक है, एक चॉइस को अगर हम चूज कर रहे हैं ना तो दूसरी चॉइस छोड़नी पड़ेगी। जैसे अगर राइस जो है ना ज्यादा बनाना हो तो कॉटन जो है ना कम करनी पड़ेगी। अगर फसलों में अगर चावल ज़्यादा उगाने हों, तो हमें जो है ना कपास वहाँ पे कम उगानी पड़ेगी। तो मतलब खेत वही है, उगानी हमने एक ही चीज़ है। हमने क्या किया, वहाँ पे चावल उगा लिए, हमें एक चीज़ का फिर लॉस हुआ, वो हो गई कपास। तो इसके इसी तरह जो है ना, आगे यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के बारे में बात की गई है। सॉरी, अब यहाँ पे जो है ना क्या बात की गई है, इंक्रीजिंग कॉस्ट के बारे में, कि मतलब इसी चीज़ को जो है ना लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है व्यूवर्स, फिर आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम एक चॉइस को सिलेक्ट करते हैं और दूसरी को जो है ना छोड़ देते हैं। तो पीपीएफ एंड एफिशिएंसी यानी कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर के पॉइंट्स बताते हैं कि रिसोर्सेज जो है ना प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रहे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। और पीपीएफ के जो है ना बाहर के जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं होते क्योंकि जो है ना रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आगे यहाँ पे बात की गई। इस ये कर्व भी हमें यही बताता है कि जो किसी बड़े इकोनॉमी लेवल का जो नुकसान होता है या कॉस्ट होती है या बेनिफिट वगैरह होते हैं ना, ये कर्व उस चीज को जाहिर कर रहा है। इकोनॉमी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि जब किसी कंट्री की जो टोटल प्रोडक्शन होती है ना, या जो एक जीडीपी होती है, टाइम के साथ जो है ना इंक्रीज होती रहती है, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो आगे जो है ना बस यही चीज याद रखो कि पीपीएफ का मतलब, पीपीएफ क्या होता है कि प्रोडक्शन इसमें लिमिटेड होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होती है कि एक चॉइस छोड़नी पड़ती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे जो है ना फिर आगे हम बात कर लेते हैं लेसन नंबर 3 की। लेसन नंबर 3 में क्या बात की गई है, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में लेसन नंबर 3 में बात की गई है। इसमें जो है ना गुड मार्केट एंड प्रैक्टिस मार्केट के बारे में बात की गई। सबसे पहले देख लेते हैं गुड मार्केट, कि यहाँ जो है ना फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो है ना बाइंग और सेलिंग होती है, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथ या कार वगैरह। तो फैक्टर मार्केट्स में क्या होते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं ना, उनकी सर्विस एक्सचेंज होती है, जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल वगैरह। ठीक है, तो आगे जो है ना यहाँ पे डिमांड एनालिसिस के बारे में बात हो रही है। डिमांड एनालिसिस में क्या होता है कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना, तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो इसे शॉर्टेज कहते हैं। इससे प्राइस जो है ना बढ़ती है। अब मैं आपको एक छोटी सी इस पर एग्जांपल दे देती हूँ, कि अगर जो है ना एक आईफोन मतलब 17 आता है ना, तो क्या होता है, आईफोन 17 की डिमांड बढ़ जाती है, 16 की कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो बाकी जो आईफोन होते हैं ना, उनकी प्राइसेस गिर जाती हैं, क्योंकि आईफोन 17 आ गया, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है, फिर बाकियों की प्राइस गिर जाती है। इस तरह से अगर मैं आपको डेली रोजमर्रा की चीजों में किसी चीज की एग्जांपल दूं, तो जैसे ऑयल है, हमारे घरों में यूज होता है, इसकी डिमांड अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी प्राइस इंक्रीज कर देती है। जब प्राइस इंक्रीज करती है ना, तो इसकी जो सप्लाई होती है ना, वो कम हो जाती है। फिर लोग जो है ना ऑयल को एक अच्छे तरीके से यूज करना स्टार्ट हो जाते हैं कंजूसी के साथ, ताकि वो जो है ना लंबा अर्सा तक का ऑयल को बचा सके, क्योंकि ऑयल की प्राइस ज्यादा हुई पड़ी है, डिमांड इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, शॉर्टेज बोलते हैं, कि वहां पे एक चीज की शॉर्टेज हुई पड़ी है, ऑयल की शॉर्टेज हुई पड़ी है। इस तरह से पेट्रोल भी। तो बहुत सारी एग्जांपल्स है रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जब डिटेल्स लेक्चर्स हम बनाएंगे ना, तो उसमें आपको दूंगी। तो इस तरह से जब सप्लाई जो है ना ज्यादा और डिमांड कम हो जाए ना, तो उसको सरप्लस बोलते हैं। इससे प्राइस जो है ना कम होती है। जैसे जैसे सरप्लस की मैं आपको एग्जांपल दूं ना, जैसे एक टमाटर है, पड़े टमाटर क्या होता है, कभी कभार ना टमाटर की प्राइस जो होती है ना, वो बड़ी कम हो जाती है। कभी कभार ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन कभी कभार कम हो जाती है। लेकिन हमें टमाटर की कौन सा इतनी जरूरत पड़ती है। तो टमाटर की क्या हो गया, डिमांड जो है ना वो कम रहती है, लेकिन उसकी प्राइस जो है ना वो भी कम हो जाती है। तो इस चीज को जो है ना सरप्लस बोलते हैं। तो आगे प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है। प्राइस मैकेनिज्म जो है ना मार्केट को बैलेंस करता है। ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को जो है ना एक सिग्नल देता है कि वो जो है ना कब ज्यादा प्रोड्यूस करने का कि उन्होंने काम जो है ना कब ज्यादा करना है, और कब जो है ना डिमांड जो है ना कम करनी है। गुड एंड टाइप्स के बारे में यहाँ गुड्स की टाइप्स के बारे में बात की गई है। नॉर्मल गुड्स यानी कि इनकम बढ़ने से जो डिमांड बढ़ती है ना, उसके बारे में। इंफीरियर गुड्स के जो इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है ना, उसके बारे में। गिवन गुड्स के बारे में बात हो रही है। ये रेयर गुड्स है, जहाँ जो है ना प्राइस बढ़ने के बावजूद जो है ना डिमांड बढ़ सकती है। आगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, कि जब किसी चीज की जो प्राइस होती है ना वो चेंज होती है, तो लोग उसकी जो है ना जगह दूसरी कोई अल्टरनेटिव चीज जो है ना निकाल लेते हैं। इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जांपल दूं, तो
जैसे हम चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, बाज़ कोई चॉकलेट्स होती हैं, कंपनियाँ होती हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो हम उसको नहीं परचेज़ करते। बहुत सारे लोग उसको नहीं परचेज़ करते। तो मार्केट क्या करती है, उससे अल्टरनेटिव ना, उसी नाम की, उसी ज़ायके की ना एक नई चॉकलेट एक उस प्राइस में निकाल लेती है जिसको हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो हम वो चॉकलेट खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब कि प्राइस चेंज होने के साथ जो है ना, उसकी जगह एक अल्टरनेटिव चीज़ निकाल दी जाए मार्केट में, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बात की गई है। तो आगे इनकम इफ़ेक्ट के बारे में बात की गई है, जब प्राइस बढ़ती है ना, तो सेम इनकम में जो है ना, इंसान की परचेज़िंग पावर कम हो जाती है। यानी उसकी जो रियल इनकम है ना, वो कम फ़ील होती है। तो आगे जो है ना प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में बात हो रही है कि इन दोनों की का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यानी प्राइस इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, ये प्राइस इफ़ेक्ट जो है ना इसके अंदर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये चीज़ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखनी है कि प्राइस इफ़ेक्ट में क्या होता है, इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का जो है ना कॉम्बिनेशन होता है। तो आगे सब्स्टिट्यूट के बारे में बात हो रही है कि ये वो जो है ना सामान होता है कि जिसके बगैर जो है ना दूसरी चीज़ नामुकम्मल होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्केट में ब्रेड लेने जाते हैं ना, तो हम साथ बटर भी परचेज़ कर लेते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट है। फिर आगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात हो रही है कि वो चीज़ होती है कि जो जिसके साथ जो है ना एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ लेना मस्ट होती है। जैसे एक शूज़ है, हमने अगर लेफ्ट शूज़ परचेज़ किए, हम राइट शूज़ भी परचेज़ करते हैं। हम ये तो मार्केट में जाके नहीं कहते ना कि हमने 2 अलग-अलग टाइप के जूते पहने हैं दोनों पाँव में। हमने कभी ये वाली बात की? नहीं ना। हम दोनों पाँव में एक ही जैसे जूते पहनते हैं ना। हमने कभी दोनों पाँव में अलग-अलग जूते नहीं पहने। हम एक जो जूता खरीदते हैं ना, हम दूसरे पाँव का भी वही जूता ही खरीद के आते हैं और मार्केट में भी इस हिसाब से ही सेल किया जाता है। तो डिमांड के बारे में बात हो रही है कि डिमांड क्या होती है? कि डिमांड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की वो क्वांटिटी जो लोग जो है ना मुख्तलिफ प्राइसेज़ पर खरीदना चाहते होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात हो रही है कि अगर प्राइस जो है ना बढ़ेगी तो डिमांड जो है ना कम हो जाएगी और अगर प्राइस जो है ना कम होगी तो डिमांड जो है ना बढ़ने लगेगी। डिमांड शेड्यूल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो है ना रिलेशन दिखाता है। डिमांड का एक ग्राफ होता है जो बताता है कि प्राइस और डिमांड का जो कनेक्शन है ना वो किस तरह से होता है। तो ठीक है, यहाँ पे डिमांड कर्व का ग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है? तो इसके अंदर यही बात बताई गई है। तो डिमांड फंक्शन के बारे में आगे बताया गया है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसका एक फ़ॉर्मूला है QD इज़ इक्वल टू A माइनस BP। तो ये आपने फ़ॉर्मूला याद रखना है, QD इज़ इक्वल टू A माइनस BP। तो डिमांड डिमांड जो है ना जब प्राइस जो है ना प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर्स जो है चेंज होते हैं तो डिमांड जो है ना कर्व राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। ठीक है? ये शिफ्टिंग जो है ना प्राइस की वजह से होती है। राइट शिफ्ट तब होती है जब डिमांड इंक्रीज़ होती है और लेफ्ट शिफ्ट तब होती है जब डिमांड डिक्रीज़ होती है। तो ये यहाँ पे इतनी बड़ी टेबल इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। तो मार्केट डिमांड कर्व के बारे में आगे बात की गई है कि मार्केट डिमांड कर्व जो है ना जो कंज्यूमर्स होते हैं ना उनकी टोटल डिमांड को जो है ना शो करती है। प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो आगे जो है ना सप्लाई के बारे में बात कीजिए, सप्लाई क्या है? लेसन नंबर 4 अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें सप्लाई के बारे में बात हो रही है। तो सप्लाई जो होती है ना, ये सेलर जो है ना एक एक जो सेल करने वाला आदमी है, कोई किसी चीज़ को सेल करने वाला आदमी है, कोई ताजिर है, किसी चीज़ की जो तो इसमें यही बात की गई है कि सेलर जो है ना किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी हर प्राइस पर जो है ना सेल करना चाहता है। ठीक है? कि यानी प्राइस अगर चेंज होती है ना तो सप्लाई भी चेंज हो जाती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर ये बात की गई है कि जब प्राइस जो है ना बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है और जब प्राइस जो है ना कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। क्योंकि जो है ना ज़्यादा प्राइस जो है ना ज़्यादा प्राइस से प्रॉफिट जो है ना ज़्यादा होता है इसलिए प्रोड्यूसर जो है ना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है? तो तो यहाँ पे जो है ना आगे बात की गई है सप्लाई कर्व के बारे में। जब सप्लाई जो है ना स्केड्यूल को एक ग्राफ के फॉर्म में जो है ना शो करती है तो सप्लाई कर्व जो है ना उसको कहते हैं। तो ये कर्व आम तौर पर जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना जाता है क्योंकि प्राइस और सप्लाई जो है ना उन दोनों का रिलेशन जो है ना पॉजिटिव होता है। तो सप्लाई फंक्शन के बारे में बात की गई। सप्लाई फंक्शन जो है ना बताता है कि सप्लाई जो है ना किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसमें जो है ना प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और का प्रॉफिट और फ्यूचर के जो प्राइस एक्सपेक्टेशंस होती है ना सारी चीज़ें शामिल होती है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में आगे बात की गई है। यहाँ पे सप्लाई को जो है ना इफेक्ट शामिल होता है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल होती है जैसे कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है यानी कि कॉस्ट जो है ना बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट होता है ना कि अगर दूसरी चीज़ में जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट हो तो सप्लाई जो है ना चेंज हो सकती है। जॉइंट जॉइंट सप्लाई गुड्स के बारे में बात हो रही है कि कुछ प्रोडक्ट्स एक साथ जो है ना प्रोड्यूस होते हैं जो सप्लाई को जो है ना इफेक्ट करते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो फैक्टर शिफ्टिंग के बारे में बात हो रही है कि सप्लाई जो है ना चेंज होने की कुछ जो है ना मेन वजह हो सकती हैं जैसे कि प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि अगर रिसोर्सेज की जो प्राइस होती है ना वो बढ़ जाएगी ना तो सप्लाई कम हो जाएगी और अगर कॉस्ट जो है ना कम हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है आगे कि टेक्नोलॉजी जो है ना बेहतर होगी तो प्रोडक्शन जो है ना ज़्यादा होगी। प्रोड्यूसर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना कि अगर प्रोड्यूसर्स को लगे कि फ्यूचर में जो है ना प्राइस बढ़ने लगी है तो वो जो है ना सप्लाई कम कर देते हैं। नंबर ऑफ कि अगर किसी चीज़ की अगर फ्यूचर में जो है ना डिमांड बढ़ रही हो ना तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे उस चीज़ की सप्लाई जो है ना मार्केट के अंदर कम कर देंगे। ठीक है?
आगे नंबर ऑफ सप्लाईज के बारे में बात हो रही है कि मार्केट में जो है ना सप्लायर्स ज्यादा होना तो अपने सप्लाई जो है ना बढ़ती है और सप्लाई कम हो तो सप्लाई जो है ना डिक्रीज होती है। तो बटर की एग्जांपल के बारे में बात हो रही है, अगर बटर बनने की कॉस्ट जो है ना कम हो जाए तो मिल्क जो है ना ज्यादा मिल्क जो है ना ज्यादा मिलता है। तो अगर बटर की जो है ना सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ना तो इससे मिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्योंकि बटर कैसे बनता है, मिल्क से बनता है, दूध से बनता है। तो जब दूध ज्यादा बनेगा तो बटर ज्यादा बनेगा, जब बटर ज्यादा बनेगा तो दूध ज्यादा बनेगा। तो आगे जाने इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है। इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो पॉइंट होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई जो है ना दोनों चीजें बराबर होती हैं। यहाँ ना शॉर्टेज होती है और ना ही सरप्लस होता है। ठीक है, किसी चीज के ना ही यहाँ पे शॉर्टेज होती है ना ही सरप्लस होते हैं। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है, आपने अच्छे तरीके से रट लेना है। हाँ ठीक है, तो अब यही चीज याद रखें कि डिमांड और सप्लाई जो है ना उसको बैलेंस ही मार्केट का जो है ना परफेक्ट पॉइंट होता है, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस। तो यहाँ पे जो है ना लेसन नंबर 5 और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सप्लाई इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में बात हो रही है कि इक्विलिब्रियम जो है ना शिफ्ट कैसे होता है कि जब डिमांड जो है ना कर्व या सप्लाई कर्व जो है ना चेंज होता है ना तो नया इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो बनता है। जैसे इसमें जो है ना 3 सिचुएशन होती है, डिमांड चेंज होना या फिर सप्लाई चेंज होना या फिर दोनों चीजों का चेंज होना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात की गई है, यहाँ पे मार्केट की एग्जांपल दी गई है कि कि अगर एक मार्गराइन है ना वो महंगी हो जाए तो लोग जो है ना बटर ज्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अल्टरनेटिव चीज वो ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। तो जिससे डिमांड जो है ना मार्गराइन की बढ़ती रहेगी। तो अगर बटर जो है ना बनना महंगा हो जाएगा ना तो टैक्स लग जाएगा, तो सप्लाई जो है ना कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का तो किरदार है ना वो चीज देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो भी मार्केट प्राइस को जो है ना कंट्रोल कर सकती है। प्राइस सीलिंग के बारे में बात हो रही है, ये वो मैक्सिमम प्राइस होती है जो गवर्नमेंट जो है ना सेट करती है ताकि लोग जो है ना प्राइस ज्यादा ना बढ़ा सकें। ठीक है, जैसे जरूरी मेडिसिन वगैरह। तो गवर्नमेंट ने ना इस चीज की प्राइस जो है ना सेट की हुई होती है। जैसे आटा है, आटे की प्राइस जो है ना हर जगह सेम होती है। ठीक है ना, जैसे आजकल जो है ना सब्जियों की प्राइस भी पूरे पंजाब के अंदर सेम है। ये सारा काम क्या करिए, ये गवर्नमेंट कर रही है पीछे से। तो प्राइस जो है ना सीलिंग, प्राइस सीलिंग के बारे में बात हो रही है। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो लगाई हुई मैक्सिमम प्राइस लिमिट होती है ना उसको प्राइस सीलिंग बोलते हैं। जब गवर्नमेंट जो है ना प्राइस को मार्केट प्राइस से जो है ना नीचे फिक्स करती है ना तो बायर्स जो है ना ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहते होते हैं, लेकिन सेलर्स जो है ना कम क्वांटिटी प्रोवाइड करना चाहते होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना मार्केट में शॉर्टेज जो है ना यानी चीज की कमी जो है ना पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बात की गई है। प्राइस फ्लोर के बारे में बात की गई है। प्राइस फ्लोर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना सेट की गई जो मिनिमम प्राइस होती है ना उसको प्राइस फ्लोर बोलते हैं। तो इसका मकसद होता है सैलर या वर्कर्स को जो है ना सपोर्ट देना या फिर मिनिमम एक वेजेस को पैदा करना। तो अगर प्राइस जो है ना प्राइस फ्लोर ज्यादा हो जाए ना तो सेलर जो है ना ज्यादा चीज बेचना चाहते हैं, लेकिन अगर बायर्स जो है ना उतनी क्वांटिटी नहीं लेते ना तो फिर नुकसान होता है। तो इससे सरप्लस यानी एक्स्ट्रा जो माल होता है ना वो रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनिंग सप्लाई के बारे में बात हो रही है कि टैक्स एंड सब्सिडी के बारे में। यहाँ पे थ्रू टैक्स के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। टैक्स यानी कि जब प्रोड्यूसर जो है ना उन पर टैक्स लगता है ना तो कॉस्ट बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस जो है ना बढ़ती है और क्वांटिटी जो है ना डिक्रीज हो जाती है। सब्सिडी के बारे में बात हो रही है कि जब गवर्नमेंट जो है ना प्रोड्यूसर्स को जो है ना मदद देती है ना तो कॉस्ट कम होती है, सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है और क्वांटिटी जो है ना इंक्रीज हो जाती है। सोशल कॉस्ट के बारे में बात हो रही है कि सोशल कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी इकोनॉमिक डिसीजन का वो कॉस्ट जो पूरी जो है ना सोसाइटी को बर्दाश्त करना पड़ता है। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात हो रही है कि ये बताती है कि प्रोडक्शन जो है ना एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है ना बनने से सोशल कॉस्ट में जो है ना कितना चेंज आता है। तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है ना सोसाइटी के बारे में बताती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना व्यूअर्स यहाँ पे लेसन नंबर 6 है जिसमें बताया गया इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी की यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताई गई है। इंपॉर्टेंस भी काफी अहम है और इसकी डिफाइन भी काफी अहम है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है कि कंपनीज जो होती है ना वो क्या करती है, प्राइस सेट करने और एड्स लाने के लिए जो है ना इलास्टिसिटी का यूज करती है। गवर्नमेंट भी जो है ना टैक्स उन प्रोडक्ट्स पर लगाती है जहाँ डिमांड या सप्लाई जो है ना कम हो रही होती है या चेंज हो रही होती है। इलास्टिसिटी के आगे डिफाइन के बारे में बताया गया। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि किसी एक चीज के चेंज होने पर जो है ना दूसरी चीज कितनी चेंज हो सकती है, इससे परसेंटेज में जो है ना मेजर किया जाता है। कोई अगर एक चीज चेंज हो रही है ना तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज पर क्या पड़ रहा है। तो टाइप्स यहाँ पे बताई गई, जिसकी चार टाइप्स हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आगे सप्लाई मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेते हैं। सबसे पहले ये बताती है कि प्राइस जो है ना चेंज होने पर डिमांड जो है ना कितनी चेंज होती है। इसका फॉर्मूला है कि इसका जो है ना फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
ठीक है, तो ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। प्राइस इलास्टिसिटी का जो फार्मूला आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आगे जो है ना यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बताया गया है कि ये बताती है कि प्राइस चेंज होने पर जो है ना सप्लाई कितनी जो है ना सप्लाई जो है ना कितनी चेंज होती है। इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये वाला फार्मूला भी आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। तो उसके बाद जो है ना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात हो रही है। जब इनकम जो है ना चेंज होती है और उसकी वजह से जो है ना डिमांड चेंज होती है, उसे इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ना थोड़ी सी मिक्स होने वाली डिफाइन है, आपने एक एक दफा इसको अच्छे तरीके से पढ़ना लाजमी। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज परसेंटेज डिमांड चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज इनकम चेंज। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात हो रही है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना बदलती है ना, तो दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना वो चेंज हो जाती है, उससे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज डिमांड चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज प्राइस चेंज। ठीक है, तो ये चीजें आपने अच्छे से याद रखनी है। तो परसेंटेज जो है ना ये क्यों यूज होती है, आगे जो है ना ये बात की गई है कि परसेंटेज क्यों यूज होती है। ये यूज होती है यूनिट्स के इशू को जो है ना खत्म करने के लिए, कोई यूनिट वगैरह का जो इशू होता है ना उस चीज को खत्म करने के लिए कंपैरिजन जो है ना इसे इजी हो जाता है। दो चीजों का आपस में मवाजना करना ना बड़ा आसान हो जाता है। बड़ी या छोटी चेंज जो है ना वो फौरन बड़ी या छोटी कोई तब्दीली आ जाती है ना किसी चीज में, तो उस वो जो है ना फौरन हम समझ सकते हैं। इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक डिमांड के बारे में बात हो रही है, जिसमें बताया गया हाई स्लोप इज इक्वल टू लो इलास्टिसिटी और लो स्लोप इज इक्वल टू हाई इलास्टिसिटी। ये चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। यहाँ पे बताई गई है हाई स्लोप इज इक्वल टू लो इलास्टिसिटी, जबकि लो स्लोप इज इक्वल टू हाई इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है कि परफेक्ट जो है ना इन इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी जीरो होती है। तो परफेक्ट इन इलास्टिक होती है ना वो जीरो के बराबर होती है, जबकि जो परफेक्ट इलास्टिक होती है ना वो इन्फिनिट होती है, इन्फिनिटी होती है। तो यूनिट इलास्टिक का ये है कि 1% प्राइस चेंज होती है ना तो 1% डिमांड भी चेंज हो जाती है। तो आगे जो है ना यहाँ पे प्राइस डिमांड कर्व के बारे में बताया गया। ये कर्व इसमें जो है ना यही पता चलता है कि जब प्राइस जो है ना इस कर्व में जो है ना हमें यही पता चलता है कि जब प्राइस बढ़ती है ना और डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू भी जो है ना कम हो जाता है, क्योंकि लोग जो है ना चीज कम खरीदने लगते हैं। इन इलास्टिक आगे जो है ना यहाँ पे यही बात हो रही है कि इन इलास्टिक डिमांड कर्व के बारे में बात हो रही है कि जब प्राइस बढ़ती है ना लेकिन डिमांड थोड़ी सी जो है ना कम होती है, इसे इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसमें जो है ना क्या होता है कि टोटल रिवेन्यू रिवेन्यू जो होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोग फिर भी चीज जो है ना खरीदते रहते हैं। जैसे एक आटा है, वो अगर उसकी प्राइस अगर चेंज हो गई तो आटा तो कोई आटे के बगैर तो किसी का घर नहीं चलता ना, लोग तो खरीदते ही हैं। तो ये बात हो रही है। तो कर्व का भी यही मतलब है कि इलास्टिक कर्व जो होता है ना वो ज्यादा फ्लैट होती है, क्योंकि इसकी जो डिमांड होती है ना वो चेंज होती रहती है। इन इलास्टिक कर्व जो है ना ज्यादा सीधी होती है, क्योंकि डिमांड जो है ना इसमें कम चेंजेस आती है इसकी डिमांड में। तो यहाँ पे एग्जांपल में यही बात बताई गई है कि फ्लोर मतलब एग्जांपल में भी जैसे बेसिक नीड है हमारी, आटा जो है ना हमारी बेसिक नीड है कि प्राइस अगर बढ़ भी गई ना लोग अपने आटा लेना नहीं छोड़ते। ठीक है, इसलिए इसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। तो आगे यहाँ पे मजीद बताया गया है इन इलास्टिक डिमांड कर्व के बारे में, जिसमें यहाँ पे कर्व आप देख लीजिए कि ये जो है ना एक सीधी सी कर्व होती है। इसमें जो है ना प्राइस ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, लेकिन डिमांड जो है ना थोड़ी सी कम होती है, इसलिए कंपनी जो है ना प्राइस इंक्रीज कर सकती हैं और रिवेन्यू भी बढ़ा सकती हैं। इसकी जो इलास्टिसिटी है ना वो -0.15 है। ठीक है, तो इलास्टिक डिमांड कर्व के बारे में आगे बात हो रही है। ये जो है ना एक फ्लैट एक लेटी हुई कर्व होती है। इसमें जो है ना प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ थोड़ी प्राइस जो है ना वो थोड़ी सी भी बढ़े ना तो डिमांड जो है ना बहुत ज्यादा गिर जाती है। इसी वजह से कंपनी जो है ना इसकी प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती, वरना रिवेन्यू जो है ना वो कम हो जाता है। इसकी इलास्टिसिटी जो है ना -3.6 होती है। तो इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स के अंदर बताया गया है कि जब हम कर्व के जो है ना 2 पॉइंट्स के दरमियान इलास्टिसिटी निकालते हैं ना तो उस इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज आप अच्छे तरीके से याद रखिए। अभी आगे जो है ना इलास्टिक डिमांड कर्व के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आर्क इलास्टिसिटी को सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें बताया गया कि अगर जो है ना हम दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज इलास्टिसिटी निकालें ना तो उससे आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी जो है ना यूज होती है इसमें। फिर आगे पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में बात हो रही है। अगर प्राइस में बहुत छोटी चेंजेस होना तो पॉइंट इलास्टिसिटी जो है ना वो यूज होती है, यानी सिर्फ एक पॉइंट पर जो है ना इलास्टिसिटी चेक की जाती है। ठीक है, फिर आगे जो है ना ये कर्व के बारे में बात हो रही है कि अगर इस कर्व के अंदर क्या बताया गया कि अगर इलास्टिसिटी जीरो हो ना तो डिमांड कर्व सीधी वर्टिकल रहती है, और अगर इलास्टिसिटी इनफिनाइट हो ना तो डिमांड कर्व जो है ना सीधा हॉरिजेंटल होती है।
तो यहाँ पे ये वाली बात बताई गई है कि आगे जो है ना यहाँ पे क्वाड्रिक डिमांड के बारे में बताया गया कि इसका फॉर्मूला होता है क्यू डी इज इक्वल टू 60 माइनस 15 पी प्लस पी स्क्र। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में आता होता है, एमसीक्यूज में लास्ट में पूछा जाता है इस तरह का फॉर्मूला। तो ये जो है ना ये एक प्राइस की वैल्यू जो है ना इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। तो आगे जो है ना यहाँ पे बताया गया है क्वाड्रिक डिमांड फंक्शन के बारे में कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है हाँ, तो यहाँ पे बस यही बात की गई है, क्वाड्रिक डिमांड फंक्शन का यही फॉर्मूला होता है क्यू डी इज इक्वल टू 60 माइनस 15 पी प्लस पी स्क्वायर। तो इस टेबल में उसी फॉर्मूला की जो एक्सप्लेनेशन है ना वो करके बताई गई है, ठीक है। तो आगे जो है ना यहाँ पे डिमांड कर्व के बारे में बात हो रही है कि इन वैल्यूज को जो है ना एक ग्राफ के अंदर ना एक ग्राफ में प्लॉट किया जाए, फिर प्राइस जो है ना वर्टिकल एक्सिस पर होती है और क्वांटिटी जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होती है। रिजल्ट में क्या होता है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो स्लोपिंग होती है ना वो डिमांड कर्व बन जाती है, यानी प्राइस जो है ना बढ़े तो डिमांड जो है ना कम हो जाती है। तो ये होती है डिमांड कर्व। तो आगे जो है ना पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में यही बात की गई है। इस इक्वेशन की जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे ही किया जाता है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, पॉइंट इलास्टिसिटी में क्यू डी इज इक्वल टू 60 माइनस 15 पी प्लस पी स्क्वायर। भी इसी फॉर्मूला को यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। तो आगे हम देख लेते हैं लेसन नंबर 7। अच्छा, तो उसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे लेसन नंबर 7 है जिसके अंदर इन इलास्टिक डिमांड के बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जीरो जो है ना ये लोअर है ई से और ई जो है ना लोअर है 1 से, ठीक है। जब प्राइस बढ़ती है ना तो डिमांड जो है ना थोड़ी कम होती है, ठीक है, और टोटल रिवेन्यू जो है ना वो बढ़ जाता है। और जब प्राइस जो है ना कम होती है तो डिमांड जो है ना बढ़ती है, तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है, कम हो जाता है। तो इन इलास्टिक तो सॉरी इलास्टिक डिमांड के अंदर बात की गई, जब प्राइस बढ़ती है ना तो डिमांड बहुत ज्यादा गिरती है, तो टोटल रिवेन्यू जो है ना वो कम हो जाता है। जब प्राइस जो है ना कम होती है डिमांड बहुत बढ़ती है और टोटल रिवेन्यू बढ़ जाता है। तो अनइलास्टिक तो यहाँ पे यूनिट इलास्टिक डिमांड के बारे में बात की गई है। यहाँ प्राइस और डिमांड जो है ना सेम रेशो में चेंज होती रहती है, इसलिए टोटल रिवेन्यू जो है ना हमेशा सेम रहता है। टेबल ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी के बारे में बात की गई है। इसके अंदर ना इन्हीं फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के अंदर बात की गई है कि इलास्टिसिटी जो है ना वो 3 चीज़ों को इफेक्ट करती है। एक होता है नंबर, एक होता है सब्सटीट्यूट, यानी कि सब्सटीट्यूट अगर ज़्यादा हो तो डिमांड जो है ना ज़्यादा इलास्टिक होती है। आगे बताया गया कि इनकम का जो छोटा हिस्सा होता है ना वो स्पेंड हो तो डिमांड जो है ना इन इलास्टिक होती है। लॉन्ग रन में जो है ना डिमांड शॉर्ट रन से जो है ना ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो आगे जो है ना यहाँ पे बताया गया है कि एडवांटेजेस के जो इफेक्ट होते हैं ना वो बताए गए हैं कि सॉरी एडवर्टाइजिंग के जो इफेक्ट होते हैं ना वो बताए गए हैं कि एडवर्टाइजिंग के जो है ना 2 काम होते हैं। पहला ये कि ब्रांड लॉयल्टी जो होती है ना वो क्रिएट करना, वो एक एतमाद बनाते हैं। फिर दूसरा जो है ना कि डिमांड को जो है ना इन इलास्टिक बना देना। फिर तो ये लोगों की जो पसंद होती है ना उसको बढ़ाकर डिमांड कर्व को जो है ना राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बात हो रही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि प्राइस चेंज होने पर जो है ना क्वांटिटी सप्लाइड कितनी चेंज होती है, ये यानी प्राइस जो है ना बढ़े या कम हो तो सप्लायर जो है ना कितना रिस्पॉन्स देता है। तो आगे जो है ना यहाँ पे सप्लाई इलास्टिसिटी के यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि सप्लाई पर जो है ना कॉस्ट और टाइम, सप्लाई होती है ना उस पर कॉस्ट और टाइम का जो है ना असर होता है। ठीक है, कॉस्ट कम हो तो सप्लाई बढ़ती है, कॉस्ट ज़्यादा हो तो सप्लाई जो है ना कम हो जाती है। ज़्यादा टाइम मिले तो सप्लायर जो है ना बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो आगे जो है ना अगला यहाँ पे लेसन नंबर 8 है पढ़ा, जिसके अंदर बताया गया है इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी को सबसे पहले हम देख लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी बताती है कि लोगों की जो इनकम होती है ना वो चेंज होने से डिमांड जो है ना कितनी चेंज होती है, यानी अगर इनकम बढ़े तो बढ़े या कम हो तो किसी चीज़ की खरीदारी पर क्या असर पड़ता है। इसका जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे बताया गया है कि इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। फिर आगे जो है ना नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर इनकम जो है ना बढ़ती है उससे डिमांड जो है ना बढ़े तो वो नॉर्मल गुड होती है, अगर इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो तो वो गुड इंफीरियर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ ये बात की गई है। तो आगे जो है ना यहाँ पे तो आगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के बारे में तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि इनकम अगर किसी की 10,000 से जो है ना 12,000 हुई है और डिमांड जो है ना 100 से 100 से 105 यूनिट हो गई है, तो इलास्टिसिटी भी 0.25 है। मतलब गुड जो है ना हमारा नॉर्मल है लेकिन डिमांड जो है ना ज़्यादा चेंज नहीं हुई, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये बात की गई है कि इनकम इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है ना वो ज़रूरी है या लग्जरी है।
कंजप्शन जो है ना कितनी सेटिस्फाई हो चुकी है, कंज्यूमर की जो इनकम है ना उसका लेवल क्या है। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में यही बताया गया है कि इसमें जो है ना चेंजेस लिमिटेड होती हैं, जबकि लॉन्ग रन में जो है ना शॉर्ट रन में चेंजेस लिमिटेड होती है और लॉन्ग रन में जो है ना तमाम फैक्टर्स एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे बताई गई है। हाँ, तो आगे जो है ना यहाँ पे फूड इलास्टिसिटी के बारे में यहाँ बताया गया, उसकी यहाँ पे एग्जांपल बताया गया कि सबसे पहले फूड आइटम्स की जो इलास्टिसिटी है ना वो देखते हैं कि अगर प्राइस जो है ना चेंज होने से डिमांड जो है ना ज़्यादा चेंज हो तो इलास्टिसिटी हाई होती है। जैसे फ्रेश जूस जो होते हैं और फ्रूट्स की डिमांड जो है ना प्राइस चेंज से इफेक्ट होती हैं, लेकिन बटर और चीज़ जो है ना जैसी चीज़ों में डिमांड जो है ना कम चेंज होती है, क्योंकि अगर कोई इंसान बटर खरीदता है तो वो साथ चीज़ भी खरीद लेता है। इस तरह से अगर कोई फ्रूट महंगा हो रहा है ना तो वो क्या होता है, लोग उसको खरीदना छोड़ देते हैं, उसको खरीदना कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर बताया गया है कि अब अ, इसके अंदर जो है ना एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इफेक्ट होता है, तो इसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है। अगर रिजल्ट जो है ना पॉजिटिव आए तो गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। ठीक है। कि आगे जो है ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया गया है कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है ना वो उस 2 चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है, टाइम पीरियड और टेस्ट और प्रेफ़रेंस। के टाइम पीरियड यानी जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा ना डिमांड उतनी चेंज होती जाएगी, और टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस के बारे में बात की गई है कि लोगों की पसंद भी बदल सकती है। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर बताया गया है कि टैक्स लगने से जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और सप्लाई जो है ना मतलब सप्लाई जो है ना कर्व हो जाती है, वो शिफ्ट हो जाती है अपनी जगह से। तो टैक्स इंसिडेंट्स का यही मतलब होता है कि टैक्स का बर्डन जो है ना कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स में ऐसे किस पर जो है ना ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई रूल के बारे में बात की गई है कि अगर डिमांड जो है ना इनइलास्टिक होती है ना, टैक्स का बर्डन ज़्यादा कंज्यूमर पे होता है, और अगर सप्लाई जो है ना इनइलास्टिक हो तो बर्डन जो है ना वो ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स पे होता है। तो यहाँ पे ये वाली बात की गई है। तो ओपीईसी के बारे में बताया गया कि ये जो है ना इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपीईसी जो लफ्ज़ है ना आपने इसका लफ्ज़ और जो एब्रिविएशन है वो अच्छे से याद रखना है। इलास्टिसिटी के 3 रूल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। रूल नंबर 1 के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर वैल्यू जो है ना 1 से कम हो तो इनइलास्टिक होती है। ठीक है। और 1 से ज़्यादा हो तो इलास्टिक होती है। रूल नंबर 2 के अंदर बताया गया है कि इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया है कि पॉज़िटिव हो तो नॉर्मल गुड होता है और नेगेटिव हो तो इंफीरियर गुड होता है। रूल नंबर 3 के अंदर बताया गया है कि क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें बताया गया है कि पॉज़िटिव हो तो गुड जो है ना सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और नेगेटिव हो तो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है। फिर आगे जो है ना हम अगली एक्सरसाइज़ देख सकते हैं। हाँ, अगला जो लेसन है, लेसन नंबर 9, हम उसको देख सकते हैं। इसके अंदर ना स्कैर्सिटी एंड रैशनल चॉइस के बारे में बताया गया है कि स्कैर्सिटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का जो लिमिटेड होना, स्कैर्सिटी का ये मतलब होता है। ठीक है। रिसोर्सेज का लिमिटेड होना कि कंज्यूमर के पास जो है ना इनकम लिमिटेड होती है, इसलिए जो है ना उसे चूज़ करना होता है कि पैसा जो है ना किस चीज़ पर खर्च करें। ठीक है। रैशनल चॉइस का मतलब होता है कि अपने ऐसा डिसीजन लेना जहाँ बेनिफिट जो है ना ज़्यादा और कॉस्ट कम हो। इकोनॉमिक्स में जो है ना डिसीजन लेते वक़्त मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट्स को जो है ना कंपेयर किया जाता है। इग्नोरेंस एंड इरेशनैलिटी के अंदर बताया गया है कि ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर किसी पर्सन के पास जो है ना, अगर किसी बंदे के पास इन्फॉर्मेशन कम हो फिर भी वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सही डिसीजन ले सकता है ना, तो उसको इकोनॉमिक चॉइस वो इकोनॉमिक चॉइस को जो है ना देखती है और रिजल्ट को नहीं। वो इंसान इकोनॉमिकल चॉइस को देख रहा होता है, रिजल्ट को नहीं देख रहा होता, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है। फिर आगे कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताया गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर को जो है ना समझने के 2 अप्रोचेज़ होते हैं, एक कार्डिनल अप्रोच और दूसरी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर ये बताया गया है कि इसमें जो है ना यूटिलिटी को जो है ना एग्जिस्ट नंबर्स में जो है ना मेजर किया जाता है। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर बताया गया है, इसमें जो है ना चॉइसेस को एक रैंकिंग दी जाती है, नंबर्स नहीं दिया जाता। तो आगे यहाँ पे यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बताया गया है कि इस यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी गुड या सर्विस से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है ना उसको यूटिलिटी बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी के अंदर बताया गया है कि किस चीज़ के तमाम यूनिट्स जो है ना कंज्यूम करने से मिलते हैं। ठीक है। किस चीज़ के जो तमाम यूनिट जो है कंज्यूम करने से हमें एक इफेक्ट मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये जो डिफाइंस यहाँ पे आ रही हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर बताया गया है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है ना कंज्यूम करने से मिलने वाली जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन होती है ना, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर बताया गया है कि इस लॉ के मुताबिक जब हम किसी चीज़ को जो है ना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो कम हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल कि पहली जो कोक जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन अगली बोतल के साथ
जो है ना सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। अगर हम कोई कोक की बोतल लेते हैं ना तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन जब हम उसको लगातार पीना स्टार्ट कर देते हैं एक के बाद एक, सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे यही बात बताई गई है। फिर उससे आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर अगर टोटल यूटिलिटी जो है ना का फॉर्मूला दिया गया हो तो कैलकुलस की हेल्प से जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताया गया है कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि जितना पे करना चाहता है ना कंज्यूमर और जितना असल में पे करता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है कि इंसान कितना पे करना चाहता है और कितना उसको पे करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सी एस इज इक्वल टू एम यू माइनस प्राइस। तो ये अपना फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखते हैं, सी एस इज इक्वल टू एम यू माइनस प्राइस। तो अगर प्राइस जो है ना वो बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है ना सरप्लस कम हो जाता है, और प्राइस जो है ना कम हो तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। ऑप्टिमल कंजप्शन पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अपने ऑप्टिमल कंजप्शन पॉइंट के अंदर बताया गया कंज्यूमर कब तक जो है ना चीज़ कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यानी जब एक्स्ट्रा यूनिट जो है ना उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन और उसकी प्राइस होती है ना वो इक्वल हो जाए, वो तब तक एक कंज्यूमर जो है ना चीज़ को अपने जो है ना खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है एम यू इज लेस देन प्राइस। ठीक है, अगर तो कंज्यूमर जो है ना उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा। एम यू लेस देन अगर प्राइस होगा ना तो कंज्यूमर उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अगर एम यू इज़ ग्रेटर देन प्राइस होगा ना तो कंज्यूमर उसको कम खरीदेगा। ठीक है, तो ये जो है ना बात आपने याद रखनी है। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के अंदर बताया गया कि जब कंज्यूमर एक से ज़्यादा गुड्स सामान जो है ना कंज्यूम करते हैं तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब हर हर जो है ना चीज़ पर एक खर्च किए गए जो है ना एक लास्ट रुपीज़ की यूटिलिटी जो है ना इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है कि एम यू ए ओवर पी ए इज इक्वल टू एम यू बी ओवर पी बी इज इक्वल टू एम यू सी ओवर पी सी। तो ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे लेसन नंबर 10 जो है ना उसको देख लेते हैं। अब इस लेसन में क्या बताया गया है, सप्लाई साइड व्यू के बारे में बताया गया है अपने कि सप्लाई साइड को जो है ना समझते हैं कि इस व्यू के मुताबिक ना किसी भी जो सामान होता है उसकी वैल्यू जो है ना उसमें लगने वाले जो लेबर होती है ना, यानी मेहनत करने वाला जो तबका होता है वो डिसाइड करती है। जैसे अगर एक बाईसाइकिल बनाने वाले वर्कर में जो है ना अपना बहुत टाइम और मेहनत लगाई है ना एक बाईसाइकिल को बनाने में, तो उस बाईसाइकिल की वैल्यू भी उसमें लगने वाली जो है ना अपना मेहनत के हिसाब से होगी। ठीक है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स के अंदर बताया गया है कि पानी जो है ना जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, फिर भी सस्ता क्यों होता है? और डायमंड जो है ना कितना कम यूज़ होता है फिर भी इतना महंगा क्यों होता है? इसका जवाब है मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि पानी जो है ना हर जगह ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, इसलिए पानी जो है ना एक जो है ना एक्स्ट्रा अपना गिलास की वैल्यू एक पानी की जो वैल्यू होती है ना वो कम होती है, लेकिन डायमंड जो है ना बहुत रेयर है और मुश्किल से जो है ना मिलता है, इसलिए एक ये जो है ना एक्स्ट्रा डायमंड की वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से बनता है, कोई हज़ारों साल तो लगते ही हैं। ठीक है, तो यानी कि प्राइस जो है ना सिर्फ ज़रूरत से नहीं बल्कि स्कैर्सिटी और एक्स्ट्रा बेनिफिट से भी डिसाइड हो सकती है। तो आगे यहाँ पे डायमंड साइड व्यू के बारे में बताया गया कि डायमंड साइड के मुताबिक जो है ना गुड की वैल्यू उसकी जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी से होती है, जबकि लोग जो है ना किसी भी चीज़ को जो है ना कितनी वैल्यू देते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनको जो है ना उस चीज़ की एक्स्ट्रा क्वांटिटी से जो है ना कितना फ़ायदा मिलता है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क के अंदर बताया गया है, अनसर्टेनिटी के बारे में बात करें कि इसके अंदर बताया गया है कि इसका मतलब होता है फ्यूचर प्लान्स का पता लगाना। ठीक है, फ्यूचर के बारे में पता होना कि कंज्यूमर जब कोई बड़ी चीज़ खरीदते हैं ना तो फ्यूचर का रिजल्ट जो है ना उसको सोचते हैं कि इसका मुस्तकबिल में क्या रिजल्ट होगा। रिस्क क्या है, मतलब रिस्क भी हो सकता है, कोई खतरा भी हो सकता है, तो इसके तीन टाइप्स हैं, रिस्क एवर्स, रिस्क लविंग, रिस्क न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो है ना हम रिस्क को अब देख लेते हैं, यानी खतरा। तो रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब होता है कि जब हमें जो है ना किसी रिजल्ट का चांस पता हो लेकिन आउटकम जो है ना कंफर्म ना हो। जैसे कॉइन जो है ना कॉइन टॉस में 50% चांस होता है जीतने का और 50% हारने का। ऑड्स रेशियो के अंदर आगे बताया गया कि ऑड्स रेशियो बताता है कि सक्सेस का चांस जो है ना फेलियर के चांस के मुकाबले में कितना है। अगर ओ आर इज इक्वल टू 1 हो तो फेयर चांस होता है, अगर ओ आर लेस देन 1 हो ना तो अनफेवरेबल चांस होता है, अगर ओ आर ग्रेटर देन 1 हो तो फेवरेबल चांस होता है। ठीक है, रिस्क की आगे टाइप्स बताई गई हैं, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है रिस्क की टाइप्स में कि रिस्क न्यूट्रल पर्सन होता है कि अगर जो है ना ओआर ज़्यादा हो तो बाय वो चीज़ जो है ना बाय की जाएगी, खरीदी जाएगी। अगर इक्वल हो तो अभी ना डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है,
तो अगर रिस्क एवर्स पर्सन के बारे में बात की गई है कि रिस्क जो है ना, ये इससे बचना अगर कोई चाहता है ना और लॉस को जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, तो रिस्क एवर्स पर्सन के अंदर ये वाली बात की गई है। रिस्क लविंग पर्सन के अंदर बात की गई है कि रिस्क लेना जो है ना पसंद करता है, इसलिए कम चांस पर भी जो है ना रिस्क ले लेता है, ठीक है। तो आगे जो है ना सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर कॉइन टॉस में जो है ना हेड हो तो 100 मिले और टेल आए तो जो है ना 100 देना हो, तो रिस्क एवर्स पर्सन ये गेम जो है ना नहीं खेलेगा, क्योंकि उससे जो है ना लॉस का डर ज़्यादा होगा। जबकि जो रिस्क लेने वाला पर्सन होगा, जो रिस्क लविंग पर्सन होगा, वो खेलेगा। तो अगर उसको अपनी जेब से भी पैसे निकालने पड़े तो वो निकाल लेगा। उसको रिस्क लेने से कोई जो है ना मसला नहीं होगा, वो डरेगा नहीं। रिस्क हेजिंग के बारे में आगे बात हो रही है। इसके अंदर बताया गया है कि रिस्क को कम करने के लिए जो है ना इंश्योरेंस यूज़ की जाती है। इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है ना क्या करती हैं, लोगों से प्रीमियम एक मतलब सामान होती है ना वो लेती हैं और उनको जो है ना डिवाइड करती हैं। ठीक है। हाँ, उनको जो है ना अपने क्या करती हैं डिवाइड करती हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस में जो है ना एडवर्स सिलेक्शन और मॉडल जो है ना हैज़र्ड जैसे प्रॉब्लम्स हो ना, तो वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। मॉरल हैज़र्ड का मतलब होता है कि जिसमें इंसान को पता चल जाता है कि उसका रवैया जो है ना ज़्यादा खतरनाक भी पहुँच सकता है। तो लेसन नंबर 11 के अंदर ये वाली लेसन नंबर 11 को देख लेते हैं। इसके अंदर कंज्यूमर बिहेवियर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम ये जो यूटिलिटी होती है ना उसको मेजर करते हैं। इसको बल्कि सिर्फ इसको मेजर नहीं करते, बल्कि एक पूरा जो डिफरेंस होता है ना, हर चीज़ को देखते हैं कि गुड्स की कॉम्बिनेशन को जो है ना प्रेफरेंस के हिसाब से जो है ना क्या रैंक दिया जाए, यानी कंज्यूमर जो है ना बताता है कि उसे जो है ना कौन सा बंडल जो है ना ज़्यादा पसंद होता है। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसी लाइन होती है जहाँ अपने कंज्यूमर को जो है ना हर कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। इस कर्व पर मौजूद जो है ना तमाम पॉइंट्स इक्वल यूटिलिटी शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाया गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया कि ये बताता है कि एक एक्स्ट्रा जो यूनिट होता है ना, वो हासिल करने के लिए कंज्यूमर को कितनी क्वांटिटी जो है ना छोड़नी पड़ती है। जैसे हम कर्व पर मूव करते हैं ना, जैसे-जैसे हम एक कर्व की तरफ मूव करते हैं तो मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन जो है ना कितना कम होता है। तो ये इसके इफ़ेक्ट के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मज़ीद इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में बताया गया है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के जो डिफरेंस होता है ना वो कर्व स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की जो कर्व होती है ना एल शेप की होती है। ठीक है। फिर आगे जो है ना यहाँ पे इसके आगे जो है ना यहाँ पे इंडिफरेंस मैप के बारे में बताया गया कि ये क्या होता है। तो ये जो है ना एक इसके अंदर बहुत सारे इंडिफरेंसेस कर्व जो है ना मौजूद होते हैं। हर कर्व जो होता है ना वो डिफरेंट लेवल की जो सैटिस्फैक्शन होती है ना वो चीज़ शो करता है। जितनी हायर कर्व होगी ना उतनी ज़्यादा यूटिलिटी यानी सैटिस्फैक्शन जो है ना मिलेगी। ठीक है? इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं ना वो कभी एक दूसरे को जो है ना क्रॉस नहीं करती। ठीक है? फिर आगे जो है ना यहाँ पे बजट लाइन के बारे में बात हो रही है कि बजट में लाइन बताती है कि एक कंज्यूमर जो है ना अपने लिमिटेड पैसों से जो है ना 2 तरह के सामान खरीद सकते हैं, एक्स और वाई। उसके जो कितने कॉम्बिनेशन जो है ना वो एक्स और वाई की मतलब कितने कॉम्बिनेशन जो है ना वो खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर इस जो कर्व होता है ना इस चीज़ को देखा जाता है। तो आगे जो है ना यहाँ पे बजट लाइन का जो स्लोप है ना उसके बारे में बताया गया है कि इसका जो स्लोप होता है ना ये प्राइस रेशो के लिहाज से जो है ना वो शो करता है। यानी एक एक जो चीज़ होती है ना उसकी प्राइस दूसरी चीज़ की प्राइस के साथ उसका क्या ताल्लुक है, इस चीज़ पर ये शो करती है। ठीक है। फिर आगे जो है ना यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन के बारे में बात की गई है कि इसके अंदर बताया गया कि अगर कंज्यूमर जो है ना उसकी इनकम में बढ़ती है ना, तो बजट लाइन जो है ना वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अगर जो है ना गुड्स की जो प्राइस होती है ना वो चेंज होती है, तो बजट लाइन जो है ना उसका स्लोप भी चेंज होता है। तो आगे जो है ना यहाँ पे लेसन नंबर 12 अब हम स्टार्ट करते हैं कि जिसके अंदर ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट के बारे में सबसे पहले बात की गई है कि कंज्यूमर जो है ना हमेशा वो पॉइंट चूज़ करते हैं जहाँ कम पैसों में जो है ना सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती हो। इस पॉइंट पर जो है ना बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो टच करती है। इसी को जो है ना ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट कहते हैं। आगे जो है ना यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात की गई है कि अगर जो है ना सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है ना तो वो तो जो है ना कंज्यूमर वो कॉम्बिनेशन भी लेता है जहाँ कॉस्ट सबसे कम होती है। इसे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। नॉर्मल और गिवन गुड्स के बारे में बात हो रही है कि नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है कि इनकम जो है ना बढ़े तो इसकी जो बाइंग होती है ना वो भी बढ़ती है। गिवन गुड्स के अंदर बताया गया है कि प्राइस बढ़ने के बावजूद जो है ना लोग अपने इसे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो आगे जो है ना यहाँ पे इनकम कंजप्शन के बारे में बात हो रही है। इनकम कंजप्शन कर्व के बारे में बात हो रही है कि जिसके अंदर बताया गया कि आईसीसी मतलब इनकम कंजप्शन कर्व जो है ना ये बताती है कि इनकम जो है ना चेंज होने पर कंज्यूमर की जो चॉइस होती है ना वो किस तरह से चेंज होती है। इसे इंगल कर्व भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या कहते हैं एंगल कर्व भी बनती है जो इनकम और क्वांटिटी को जो है ना उसके जो आपस का रिलेशन होती है ना वो चीज़ दिखाती है। तो यहाँ पे जो है ना फिर आगे
प्राइस कंजप्शन कर्व के बारे में मज़ीद बताया गया है कि ये दिखाती है कि एक प्राइस जो है ना चेंज होने पर कंज्यूमर की जो बेस्ट चॉइस होती है ना, वो किस तरह से चेंज होती है। इसी से जो है ना डिमांड कर्व बनती है। आगे जो है ना प्राइस चेंज का इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया कि प्राइस चेंज से जो है ना 2 इफ़ेक्ट्स आते हैं, इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। गिवन गुड्स में क्या होता है कि इनकम इफ़ेक्ट जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि प्राइस जो है ना बढ़ने के बाद भी वो मज़ीद बढ़ सकती है, ठीक है। फिर आगे प्राइस चेंज के इफ़ेक्ट फिर आगे जो है ना प्राइस चेंज के इफ़ेक्ट के बारे में अ, यही वाली ही बात बताई गई है। तो आगे लिमिटेशन के अंदर बताया गया है कि इंडिफरेंस कर्व की कुछ जो है ना लिमिट्स होती हैं। जैसे सिर्फ़ 2 या 3 गुड्स के लिए जो है ना ये चीज़ यूज़फुल होती है। मतलब सिर्फ़ 2 या 3 जो है ना तरह की चीज़ों के लिए यूज़फुल है। ये चीज़ बनाना क्या चीज़ बनाना मुश्किल है, क्या चीज़ बनाना आसान है, हर कंज़्यूमर जो है ना रैशनल नहीं होता और एक्सपेक्टेड जो यूटिलिटी होती है ना, वो हमेशा सेम नहीं जो है ना हर टाइम मिलती। तो इसके बाद जो है ना अगला टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 13 जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर के बारे में बताया गया। अब हम सबसे पहले फ़िल्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फ़िल्म को देख लेते हैं। फ़िल्म क्या होता है? फ़िल्म जो है ना वो जगह या बिज़नेस होती है जहाँ रिसोर्सेज़ को मिलाकर जो है ना एक सामान और सर्विस जो है ना तैयारी की जाती है, बनाया जाता है। ये एक जगह होती है, बिज़नेस होता है, ठीक है? फ़िल्म की जो है ना यहाँ फ़िल्म के बारे में यहाँ पे 3 सवाल बनते हैं कि ये जो है ना क्या बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, किस तरह से ये कितना प्रॉफ़िट कमाते हैं। तो ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में इसके बाद बात की गई है। तो इन सवालों का जवाब भी आगे है तो जब आएगा ना तो तब मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आप ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में बात की गई है कि सिंपल रूल इसका ये होता है कि प्रॉफिट जो है ना ये टोटल रिवेन्यू के इक्वल होता है। ये प्रॉफिट जो होता है ना वो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जितनी इनकम जो है ना ज़्यादा और कॉस्ट कम होती है ना तो उस चीज़ के इक्वल होता है। यानी इनकम जितनी जो है ना ज़्यादा होगी प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है? इन्वेस्टमेंट कहीं पे जितनी ज़्यादा होगी प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। तो टाइप्स ऑफ फिल्म के बारे में बताया गया है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर एक ओनर होता है। पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर 2 से ज़्यादा ओनर्स होते हैं। लिमिटेड कंपनी के बारे में बताया गया कि बहुत से यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया कि वो होते हैं जो आइडिया मैनेजमेंट और रिस्क लेकर जो है ना बिज़नेस चलाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पे लॉस का भी जो है ना रिस्क होता है, प्रॉफिट का भी एक फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे दोनों तरह के मतलब एक रिस्क होता है इस काम में। तो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आगे बताया गया कि ये बताता है कि कितने इनपुट से कितनी जो है ना आउटपुट बनती है। इसका फ़ॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू F इंटू KLNETP। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आगे सो ऑन ठीक है? ये फ़ॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इस फ़ॉर्मूला का क्या मतलब है? तो क्यू का मतलब होता है आउटपुट कि टोटल जो प्रोडक्ट है ना उस वो कितना प्रोड्यूस हुआ। के का मतलब होता है कैपिटल, एल का मतलब होता है लेबर, एन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ई एंटरप्रेन्योरशिप और टी टेक्नोलॉजी, पी से पावर। तो आगे यहाँ पे कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात हो रही है। तो इसके अंदर हम बताते हैं कि ये फेमस जो है ना एक फ़ॉर्मूला होता है जो बताता है कि लेबर और कैपिटल जो है ना मिलकर अपने प्रोडक्शन को जो है ना कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका यहाँ पे फ़ॉर्मूला बताया गया है, वो होता है कि Q इज़ इक्वल टू ए के ए एल अपने 1 माइनस है। तो ये जो है ना सिंपल बात है कि कैपिटल और लेबर जो होते हैं ना ये मिलकर एक आउटपुट बनाते हैं। टेक्नोलॉजी भी जो है ना इसमें रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे आगे जो है ना यहाँ पे Q इज़ इक्वल टू आउटपुट, L से लेबर इनपुट, K से कैपिटल इनपुट और से मतलब आगे जो है ना ये कांस्टेंट डिटरमाइंड जो है ना ये टेक्नोलॉजी होती है। शॉर्ट टर्म में आगे यही बताया गया है कि इसमें जो है ना एक इनपुट होती है जिसके अंदर जो कि फिक्स नहीं होती और एक वेरिएबल भी होता है, यानी सब चीज़ें जो है ना चेंज हो सकती हैं। तो लॉन्ग रन के के अंदर यही बताया गया है कि इसमें जो है ना सब इनपुट्स जो है ना चेंज हो सकती हैं। बिज़नेस अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना सब कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। आगे जो है ना लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के बारे में बताया गया कि ये जब जो है ना फिक्स चीज़ के साथ जो है ना वर्कर्स बढ़ते हों या शुरू में जो है ना आउटपुट तेज़ बढ़ता है, लेकिन एक जो है ना पॉइंट के बाद आउटपुट जो है ना कम स्पीड से बढ़ता है। तो इसके अंदर ये वाली बात की गई है। ठीक है, आगे वीट की यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि पहले जो है ना वर्कर्स के बढ़ने से जो है ना वीट ज़्यादा बनती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो है ना होने पर ज़मीन जो है ना उतनी ही रहती थी। अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही ना जहाँ पे गंदम उग रही है, ठीक है? ज़मीन तो उतनी ही रह रही है ना, इसलिए क्या है प्रोडक्शन जो है ना रुक जाती है या काम जो है ना प्रोडक्शन रुक जाती है या कम हो जाती है। तो ये चीज़ है। तो आगे जो है ना यहाँ पे यही बताया गया है कि बस आप लोग एक बात याद रखें कि शॉर्ट रन जो है ना इसमें एक इनपुट फिक्स होती है। लॉन्ग रन में जो है ना सब वेरिएबल्स होते हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो है ना हमेशा ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकते।
तो यहाँ पे आगे टोटल फिजिकल आउट प्रोडक्ट के बारे में आगे बताया गया है कि जिसका बताया गया इसका शॉर्ट फॉर्म में टीपीपी भी बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट्स। टोटल आउटपुट जो है ना, जो एक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, यानी जितनी टोटल प्रोडक्शन होगी ना वो टीपीपी कहलाती है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है कि एपीपी बताता है कि हर एक जो है ना वर्कर है उसकी एवरेज एक प्रोडक्शन जो है ना कितनी होती है। इसका फॉर्मूला होता है एपीपी इज इक्वल टू टीपीपी डिवाइडेड बाय वर्कर्स। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर क्या देख लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा जो वर्कर होता है ना वो लगाने से आउटपुट जो है ना उसमें कितना जो है ना इजाफा होता है। तो फॉर्मूला इसका है यहाँ पे एमपीपी इज इक्वल टू चेंज इन टीपीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन वर्कर्स। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे अपने जो है ना आगे एपीपी और एमपीपी का जो आपस का रिलेशन है ना वो बताया गया कि जब एमपीपी जो है ना एपीपी के इक्वल हो जाए। एमपीपी से मुराद मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है ना वो जब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए ना, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, सेम रहता है। जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है ना वो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से जो है ना ज्यादा हो तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है ना वो बढ़ता है। जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम हो जाता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट्स भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाली बात याद बताई गई है। फिर अगला यहाँ पे हम टॉपिक देख लेते हैं जिसके अंदर जो है ना दो थ्योरीज का जो प्रोडक्शन है ना उसके बारे में बताया गया है लेसन नंबर 4 में। तो यहाँ पे शॉर्ट रन थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है ना आपका टॉपिक अहम है, एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। शॉर्ट रन थ्योरी और लॉन्ग रन थ्योरी यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए। शॉर्ट रन में जो है ना कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं। जब हम वेरिएबल्स फैक्टर्स जो है ना बढ़ते हैं तो शुरू में जो है ना आउटपुट बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जो है ना हर एक्स्ट्रा यूनिट जो है ना वो कम आउटपुट देना शुरू हो जाता है। इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी कहते हैं। लॉन्ग रन थ्योरी के अंदर क्या बात की है, लॉन्ग रन में जो है ना तमाम जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। इसमें हम जो है ना रिटर्न स्केल जो है ना उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आगे जो है ना यहाँ पे रिटर्न स्केल के बारे में बात हो रही है कि जब सब इनपुट्स को जो है ना बढ़ा दिया जाता है तो आउटपुट में जो है ना चेंजेस आती हैं। जब अक्सर जो है ना इनपुट और आउटपुट जो है ना सेम रेशो में बढ़ते हैं तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी यूज होता है, ठीक है। अगर आउटपुट जो है ना ज्यादा बढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है ना वो स्केल की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना फिल्म्स के इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजंस के बारे में बताया गया है। हाँ, कि एक फिल्म को जो है ना तीन इंपॉर्टेंट फैसले जो है ना अपना करने होते हैं। एक प्रोडक्शन का साइज, एक उसकी इंडस्ट्री की लोकेशन, एक इनपुट की जो डिसीजन होती है ना, इनपुट का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, ये चीज देखनी पड़ती है। लोकेशन डिसीजन के बारे में आगे बात हो रही है कि फैक्ट्री की जो लोकेशन होती है ना, ये चूज करते वक्त जो है ना रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, स्किल्ड वर्कर्स और बैंकिंग फैसिलिटीज सब कुछ देखा जाता है। और आगे इकोनॉमिकल स्केल की बात हो रही है। इसके अंदर जब प्रोडक्शन बढ़ने से जो है ना एक यूनिट कॉस्ट कम हो जाए ना, तो इसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहते हैं। ये दो टाइप्स की होती है, इंटरनल इकोनॉमिक्स और फिल्म का अपना साइज का जो फायदा होता है ना, इसके अंदर ये भी देखा जाता है। इंटरनल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि फिल्म का जो अपना जो है ना फायदा होता है, ये चीज देखी जाती है। जबकि एक्सटर्नल इकोनॉमिक में जो है ना क्या होता है, पूरी इंडस्ट्री के बढ़ने का फायदा देखा जाता है, ठीक है। तो अपने एक्सटर्नल इकोनॉमिक इसके आगे के अंदर जो है ना अपने और डी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर जो है ना ये वाली बात बताई गई है कि जब कंपनी जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए ना और प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट जो है ना बढ़ने लगे, तो इसे डी इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। कब कहते हैं इसको डी इकोनॉमिक्स, जब कंपनी की बहुत ज्यादा जो है ना जब कंपनी जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाए, तो इसको डी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देखना है। यानी साइज बढ़ने के बावजूद एफिशिएंसी जो है ना कम हो जाती है और कॉस्ट जो है ना इंक्रीज हो जाती है। तो आगे ये वाली बात बताइए। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के अंदर क्या बताया गया, ये देख लेते हैं कि एक फिल्म जो है ना उसको लेबर और कैपिटल का ऐसा जो है ना मिक्स उसको ना फिल्म और लेबर को जो है ना एक मिक्स करके चूज करना चाहिए जहाँ कॉस्ट सबसे कम और प्रोडक्शन जो है ना सबसे बेहतर हो सके, ठीक है। इस पॉइंट को जो है ना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्या होती है, इसके अंदर एफिशिएंसी पॉइंट भी होती है। जब लेबर और कैपिटल से मिलने वाला रिटर्न इनकी जो है ना कॉस्ट के हिसाब से बराबर हो जाए, तो इसको जो है ना फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर वर्कर जो है ना वो ज्यादा उसको ज्यादा फायदा मिल रहा हो ना और मशीन और मशीन से जो है ना कम फायदा मिल रहा हो, तो वो फिल्म को क्या करेंगे, ज्यादा वर्कर्स वो क्या करेंगे, यूज करेंगे अपनी कंपनी के अंदर। लेकिन जब वर्कर्स जो है ना ज्यादा हो जाए तो उनका एक्स्ट्रा फायदा कम होना शुरू हो जाता है और बैलेंस जो है ना बैलेंस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। तो ये बात जैसे गंदम की एक फसल की बात की गई है कि एक जमीन जो है ना, अब जमीन तो उतनी ही है, अगर जिसमें उसमें जितने भी वर्कर्स आ जाए जमीन तो उतनी है ना जिसकी कटाई हो रही है। तो अगर ज्यादा वर्कर्स आ जाएंगे ना तो उसकी कटाई क्या होगी, जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर बेशुमार वर्कर्स आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, जमीन के मालिक को कोई इतना फायदा नहीं होगा। काम तो वही हो रहा है ना जो थोड़े वर्कर्स से भी हो रहा है। तो लेसन नंबर 15 अब देख लेते हैं कि लेसन नंबर 15 के अंदर क्या बताया गया है कि
यहाँ पे आइसोक्रोंट के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि आइसोक्रोंट क्या होता है, एक ऐसा कर्व होता है जो हमें बताती है तो इसमें ये बताइए कि आइसोक्रोंट जो है ना, एक ऐसी कर्व होती है जो हमें ये बताती है कि डिफरेंट जो इनपुट्स हैं ना, यानी लेबर और कैपिटल्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, उससे सेम आउटपुट हासिल हो भी रही है या नहीं। यानी एक जो फ़िल्म है फ़िल्म्स जो होते हैं ना फ़िल्म्स, ये लेबर और कैपिटल को जो है ना चेंज करके वह भी एक जो है ना सेम प्रोडक्शन रख सकती हैं। तो उससे पहले व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ। अपने चैनल को जो है ना सब्सक्राइब लाज़मी करें और वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें। इससे क्या होता है हौसला अफ़ज़ाई होती है क्योंकि मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोज़ बना रही हूँ। ताकि मैं यूट्यूब पे कुछ नया लेके आऊँ, फुल बुक इन वन वीडियो टाइप का कोई सिलेबस लेके आऊँ ताकि आप सब स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा भला हो सके। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने मेरे व्हाट्सएप चैनल में अगर उसको जॉइन करना है ना तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जो है ना मैं ऐड कर दूँगी ग्रुप चैनल के अंदर, ठीक है? तो मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। इससे काफ़ी जो है ना मुझे हौसला अफ़ज़ाई मिलेगी क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियोज़ बना रही हूँ। तो आइसोकाइंट मैप के बारे में आगे बताया गया। आइसोकाइंट मैप जो होते हैं ना, इनमें मल्टीपल आइसोकाइंट कर्व्स मौजूद होती हैं। जितनी कर्व ज़्यादा होती हैं जितनी कर्व जो है ना ज़्यादा राइट साइड पर होंगी ना, उतनी ही आउटपुट लेवल जो है ना ज़्यादा होगी। एमआरटीज़ के अंदर बताया गया कि ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। ये बताती हैं कि एक इनपुट को जो है ना वो बढ़ाकर दूसरे इनपुट की जो है ना कितनी क्वांटिटी जो है ना कम की जा सकती है। जब आउटपुट जो है ना सेम रहता है तो मतलब फिर इनपुट भी सेम होगी। तो सिंपल वर्ड्स में जो है ना ये कह सकते हैं लेबर बढ़ाने से जो है ना कितना कैपिटल रिप्लेस हो सकता है। तो आगे जो है ना अपना डिमिनिशिंग अपने एमआरटीज़ के बारे में आगे यहाँ पे बताया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जब हम लेबर जो है ना बढ़ा देते हैं ना तो कैपिटल जो है ना कम कर देते हैं, तो रिप्लेसमेंट की जो एबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है। इसको डिमिनिशिंग का एमआरटीज़ कहते हैं। आगे जो है ना रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर सबसे पहले कांस्टेंट रिटर्न्स के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर क्या होती है कि एक मतलब डिस्टेंस जो है ना इसके अंदर सेम रहता है और इंक्रीजिंग रिटर्न्स के बारे में बात हो रही आइस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना, कांस्टेंट रिटर्न्स के अंदर सेम रहता है, जबकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अंदर क्या होता है आइस जो है ना पास-पास आती हैं। तो डिक्रीज़िंग रिटर्न्स के अंदर क्या बात हो रही है आइसकॉन जो है होती है ना वो दूर-दूर हो जाती हैं। तो आगे जो है ना यहाँ पे फिर मज़ीद बात की गई है यहाँ पे आइसकॉन और बजट लाइन के बारे में बात की गई है कि आइसोकैन क्या होते हैं कि इसमें एक ये जो है ना ये लाइन होती है जो बताती है कि फ़िल्म अपने बजट के अंदर जो है ना लेबर और कैपिटल के कितने कॉम्बिनेशन जो है ना खरीद सकती हैं। तो सिंपल अल्फ़ाज़ में ये कि फ़िल्म जो है ना वो कितना इनपुट जो है ना अफ़ोर्ड कर सकती हैं। आइसोकैन लाइन में जो है ना चेंजेज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर जो है ना दोनों इनपुट्स की प्राइस जो है ना बढ़ जाए तो आइसोकैन लाइन जो है ना अंदर की तरफ जो है ना शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है? तो आगे जो है ना आइसोकैन प्लस आइसोकैन कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर बताया गया है कि जब आइसोकैन और जब आइसोक्वांट और आइसोकोस्ट को कंबाइन करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि कम कॉस्ट में आउटपुट जो है ना किस कैसे बनाई जाती है और जो दिया गया बजट होता है ना उसमें मैक्सिमम आउटपुट जो है ना किस तरह से हासिल होती है। तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के अंदर बताया गया है कि फ़िल्म का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना उस पॉइंट पर होता है जहाँ आइसोक्वांट और आइसोकोस्ट जो है ना एक दूसरे को टच करें। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। इस पॉइंट पर जो है ना फ़िल्म का सबसे बेहतरीन इनपुट जो होते हैं ना इस पॉइंट में जो है ना फ़िल्म का जो सबसे बेहतरीन इनपुट होता है ना न न वो कॉम्बिनेशन जो है ना मिलकर बनता है। तो संक कॉस्ट के बारे में बताया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आता होता है, जिसके अंदर बताया गया कि संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पहले ही खर्च हो चुकी होती है और वापस ना आने के जिसके अंदर चांसेस होते हैं। तो बिज़नेस डिसीजन में जो है ना सिर्फ़ फ्यूचर कॉस्ट को जो है ना देखा जाता है क्योंकि पुरानी कॉस्ट जो है ना वापस रिकवर नहीं हो सकती। तो किसी ने अगर कारोबार में इन्वेस्ट करना है ना, तो उसको क्या होगा कि उसने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा उसका चला गया, आगे उसके लक पे डिपेंड करता है कि उसको बाद में कितना प्रॉफ़िट मिलता है। तो लेसन नंबर 16 के अंदर बताया गया है कि संक कॉस्ट और अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के बारे में जिसके अंदर यहाँ पे जो है ना 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पहले ही खर्च हो चुकी होती है और वापस आने के चांसेस इसमें नहीं होते। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट वो बेनिफिट होते हैं जो किसी और ऑप्शन को जो है ना छोड़ने की वजह से जो है ना मिस हो जाता है। इसलिए रैशनल डिसीजन में जो है ना इसको ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा होता है जो प्रोडक्शन के साथ जो है ना चेंज होता है। अगर आउटपुट जो है ना बढ़े तो ये कॉस्ट भी जो है ना बढ़ती है और इसमें जो है ना लेबर, मटेरियल और कुछ ओवरहेड कॉस्ट शामिल होती हैं, ठीक है? लेबर की जैसे लेबर भी तो पैसे ही लेते हैं, तो लेबर की कॉस्ट भी इसमें शामिल होती है। तो आगे जो है ना यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के बारे में बात की गई है कि ये वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट बढ़ने या कम होने से जो है ना चेंज नहीं होती। जैसे कि रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह। प्रॉपर्टी पे अगर कोई टैक्स लगा हुआ है ना, तो वो जो है ना उस पे जितनी भी आउटपुट हो रही है ना वो तब्दील नहीं होगी। तो टोटल कॉस्ट के बारे में आगे बात हो रही है कि फ़िल्म का जो टोटल खर्चा होता है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल जो है ना होता है। इसका फ़ॉर्मूला होता है टीसी इज़ इक्वल टू एफसी प्लस वीसी। तो ये फ़ॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। एवरेज कॉस्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि एवरेज कॉस्ट बताती है कि हर यूनिट जो है ना प्रोड्यूस करने से पर कितना जो है ना खर्चा आ रहा होता है। फ़ॉर्मूला है इसका एसी इज़ इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो
यहाँ पे जो है ना आगे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर बताया गया है कि ये मार्जिनल कॉस्ट बताती है कि एक्स्ट्रा जो यूनिट होते हैं ना, वो बनने से एक टोटल कॉस्ट में ना जो है ना कितना इज़ाफ़ा हो सकता है। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है ना, वो एमसी इज़ इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय क्यू होता है, ठीक है? ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। एमसी और एसी का रिलेशन देख लेते हैं। एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एसी मतलब कि एवरेज जो कॉस्ट होती है वो। तो एमसी और एसी का जो रिलेशन होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स पर डिपेंड करता है। शुरू में जो है ना दोनों कम होती हैं, फिर एमसी जो है ना बढ़ती है और एसी को जो है ना नीचे से कट कर देती हैं, जबकि एसी जो है ना अपनी एक मिनिमम पॉइंट पर होता है। तो ये वाली बात यहाँ पे की गई है। तो आगे जो है ना यहाँ पे बताया गया लॉन्ग रन और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में बताया गया कि लॉन्ग रन में जो है ना फिर हम अपने तमाम रिसोर्सेज को जो है ना चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो है ना इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का इफेक्ट जो है ना अपना इसको कहा जाता है। तो टोटल कॉस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है, जिसमें टोटल कॉस्ट हमेशा जो है ना 2 कॉस्ट का जो है ना एक जो है ना ऐड होती हैं, सम होती हैं, जिसमें टीसी इज़ इक्वल इसका फ़ॉर्मूला होता है टीसी इज़ इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। तो ये आप मतलब कि टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये इसका फ़ॉर्मूला होता है। तो इसके आगे एसी और बीसी का रिलेशन आगे बताया गया है कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि एसी जो है ना ये ज़्यादा स्पीड से नीचे जो है ना आ जाती है, क्योंकि अगर एसी में जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि एएफसी प्लस एबीसी, तो दोनों कॉस्ट जो है ना गिर रही होती हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग होती है, ये नीचे जाती है, जबकि एबीसी जो है ना ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है ना एसी भी बढ़ती है, लेकिन दोनों के दरमियान जो है ना ये गैप जो है ना कम हो जाता है। तो कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया गया, इसका आपस में रिलेशन बताया गया है कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी का, जिसके अंदर और ये बताया गया है कि ये जो है ना एक-दूसरे से अपोज़िट होता है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट जो है ना कम हो जाती है, और जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ना तो कॉस्ट जो है ना बढ़ती है। इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में बताया गया है। आगे यहाँ पे ये बताया गया है कि लॉन्ग रन में जो है ना 3 सिचुएशन होती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और और जो है ना कांस्टेंट कॉस्ट और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के अंदर बताया गया है कि प्रोडक्शन बढ़ने से जो है ना कॉस्ट की ग्रोथ जो है ना वो स्लो हो जाती है, और कांस्टेंट कॉस्ट के अंदर बताया गया है कॉस्ट जो है ना एक ही रेट से जो है ना बढ़ती है। जबकि डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के अंदर बताया गया है कि फ़िल्म जो है ना बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो मैनेजमेंट तो डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के अंदर ये बताया गया कि फ़िल्म जो है ना बहुत बड़ी हो जाए ना, तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर बताया गया कि इसके अंदर ये जो है ना ये आमतौर पर यू शेप की होती है। ये शुरू में जो है ना फ़िल्म एक्सपेंड करती है तो कॉस्ट जो है ना कम हो जाती है। फिर एक जो है ना स्टेज ऐसा आता है कि जिसमें कॉस्ट जो है ना स्टेबल हो जाती है, और ज़्यादा एक्सपेंशन जो है ना उसके बाद भी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से जो है ना कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे ये वाली बात बताई गई है। तो आगे यहाँ पे जो है ना लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के अंदर बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में जो है ना हर एक्स्ट्रा यूनिट पहले से जो है ना कम कॉस्ट पर जो है ना बनती हैं। इसलिए जो है ना इसको लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के अंदर आगे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो है ना एक्स्ट्रा यूनिट की एक कॉस्ट होती है, इसलिए जो है ना इसको एलआरएमसी इसके अंदर एलआरएमसी जो है ना बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे जो है ना रिलेशन बताया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना एसआरएसी एक मतलब कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होती है ना, उसके जो लोएस्ट लो पॉइंट होता है ना उसको जॉइन करती है। इस वजह से जो है ना अपना जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है ना उसको उसके इनवेलप जो है ना कर्व भी कहा जाता है। उसको जो है ना इनवेलप कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना अपने कर्व्स को टच करती हैं। तो ये चीज़ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद करनी है, और ये यू शेप के होते हैं। तो अपने यहाँ पे आगे लेसन नंबर 17 है, जिसके अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस के बारे में बात हो रही है। तो रेवेन्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो पैसा जो एक फ़िल्म अपना प्रोडक्ट जो है ना सेल करते हुए ना कमाता है, यानी सेलिंग से जो है ना आने वाली जो उनकी इनकम होती है ना उसको रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू की टाइप्स होती हैं यहाँ पे, यहाँ पे रेवेन्यू की टाइप्स के बारे में बताया गया है कि टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल जो सेल्स होती है ना उससे मिलने वाली एक पूरी जो इनकम होती है ना उसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है, तो हर प्रोडक्ट से मिलने वाली जो एवरेज इनकम होती है ना, हाँ, उसको जो है ना एक एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। अक्सर जो है ना एवरेज रिवेन्यू जो होती है ना प्राइस के बराबर भी होती है। मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में बात हो रही है कि ये एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है ना सेल करने से जो है ना एक जो एक्स्ट्रा इनकम आती है उसको मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं। प्राइस टेकर एंड प्राइस अपने मेकर के बारे में बात हो रही है कि परफेक्ट जो है ना कंपटीशन में एक फ़िल्म जो है ना प्राइस टेकर होती है, क्योंकि वो जो है ना मार्केट प्राइस चेंज नहीं कर सकती। तो मोनोपोली में जो है ना बात बताया गया है कि इसमें जो है ना फ़िल्म एक प्राइस मेकर होती है, क्योंकि उसके पास जो है ना एक प्राइस कंट्रोल करने की जो है ना पावर मौजूद होती है। तो आगे यहाँ पे यही बात बताई गई है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बताया गया यहाँ पे जो है ना प्राइस मैक्सिमाइज़ेशन के बारे में बताया गया है कि ये जो है ना प्रॉफ़िट इसमें जो है ना प्रॉफ़िट वो डिफ़रेंस होता है जो एक अपने जो एक जो है ना मतलब एक फ़िल्म की जो टोटल इनकम होती है ना और टोटल कॉस्ट के दरमियान होता है, ठीक है? तो इसमें ये बात बताई गई है कि यहाँ पे प्रॉफ़िट के आगे टाइप्स बताई गई हैं, जिसको जो जब प्रॉफ़िट जो है ना 0 हो तो उसे जो है ना नॉर्मल प्रॉफ़िट कहते हैं, और जब प्रॉफ़िट जो है ना ज़्यादा हो तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफ़िट कहते हैं। प्रॉफ़िट फाइंड करने के मेथड्स जो है ना यहाँ पे बताया गया है। प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ करने के जो है ना यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। एक होता है टीआर माइनस टीसी, यानी कि इसमें जो है ना
टीआर को जो है ना टीसी से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है? फिर आगे जो है ना टीआर एंड टीसी अप्रोच के बारे में बताया गया कि इस अप्रोच में जो है ना प्रॉफिट तब मैक्सिमम होता है जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। यानी जहाँ जो है ना टी और टीसी का जो गैप होता है ना वो मैक्सिमम हो और वही जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना पॉइंट होता है। एमआर और एमसी के अप्रोच के बारे में बताया गया इस मेथड में जो है ना 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है? वो जो है ना क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जो है ना यूज़ होते हैं। ठीक है? फिर आगे जो है ना यहाँ पे लेसन नंबर 18 है जिसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर के बारे में बात की गई है। तो इसके अंदर ना ये प्रॉफिट का फॉर्मूला के बारे में बात की गई है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे उसी चीज़ की यहाँ पे इस टेबल में एग्जांपल दी गई है ना, ठीक है? तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में जिक्र हो रहा है। स्टेप 1 फॉर्मूले के बारे में जिक्र हो रहा है। स्टेप 2 में क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट का जो है ना एक रूल होता है कि इकोनॉमिक्स में जो है ना अपना प्रॉफिट तब मैक्सिमम होती है जब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होती है प्रॉफिट तब मैक्सिमम होती है जब एमआर जो है ना एमसी के इक्वल होता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है ना वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाए। तो स्टेप 3 के अंदर क्या बात की गई है कि जो है ना कैलकुलस का यूज होता है इसमें टोटल कॉस्ट को जो है ना डेरिवेटिव लेने से जो है ना एमसी मिलता है। एमसी इज इक्वल टू 16 प्लस 6 क्यू एमसी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो आगे जो है ना यहाँ पे फिर आगे जो है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर मार्केट का जो है ना स्ट्रक्चर बताया गया है। मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि किसी मार्केट में जो है ना उसकी कितनी फ़िल्म्स बनी है, उसकी एंट्री कितनी ईज़ी है, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देखी जाती है, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर की जो है ना 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरी होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और तीसरी होती है ओलिगोपोली और मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो है ना क्या होता है कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा एक फ़िल्म्स होती हैं जो प्रोडक्ट जो है ना सेम होता है और फ़िल्म्स जो है ना प्राइस डिसाइड करती हैं। सिर्फ़ प्राइस जो है ना इसमें एक्सेप्ट की जाती है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन के अंदर बताया गया है कि इसमें जो है ना कई बहुत सारी फ़िल्म्स मौजूद होती हैं। एक प्रोडक्ट्स को जो है ना डिफरेंट होते हैं और जो है ना प्राइस जो है ना उस पर थोड़ा कंट्रोल होता है। तो ओलिगोपोली के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर ना कुछ ही जो है ना फ़िल्म्स होती हैं और कंपटीटर्स का जो डिसीज़न होता है ना वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो आगे क्या है ना यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया गया है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ना कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। एक बायर्स और सेलर्स पर जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, एंट्री फ्री होती हैं, प्रोडक्ट्स जो है ना बिल्कुल सेम होते हैं, सबका मार्केट की जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना दी जाती है। तो आगे यहाँ पे जो है ना यही बात बताई गई है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ना वो होता क्या है? तो इसमें जो है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है ना मार्केट की एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना फ़िल्म्स मौजूद होती है। डिमांड जो है ना और सप्लाई मार्केट को जो है ना कंट्रोल करती है, फ़िल्म्स जो है ना प्राइस फ़िल्म क्या करती है प्राइस को जो है ना खुद डिसाइड करती है। ऐसे मार्केट प्राइस जो है ना एक्सेप्ट करती है। कंसंट्रेशन रोल के बारे में आगे बताया गया है कि जिसके अंदर ये वाली बात की गई है कंसंट्रेशन रेशो में कि इंडस्ट्री में जो है ना कंपटीशन चेक करने के लिए जो है ना कंसंट्रेशन रेशो यूज़ होती है। ये बताती है कि इंडस्ट्री की जो टोटल प्रोडक्शन है ना उसका कितना हिस्सा जो है ना टॉप 5 बड़ी जो फ़िल्म्स होती है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है? इसके अंदर शॉर्ट रन के बारे में बताया गया है कि ये वो टाइम होता है जहाँ प्रोडक्शन को जो है ना कम से कम एक फैक्टर जो है ना फिक्स होता है। इस पीरियड में जो है ना एक न्यू फ़िल्म्स बनती है, वो मार्केट में जो है ना एंटर हो सकती हैं। तो फ़िल्म की जो प्रॉफ़िट सिचुएशन है ना उसके बारे में बताया गया है कि इसमें जो है ना एक नॉर्मल प्रॉफ़िट जो है ना इंसान कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफ़िट भी कमा सकता है, सुपर नॉर्मल भी कमा सकता है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा। इसमें लॉस भी फेस हो सकता है और प्रोडक्शन जो है ना बंद भी हो सकती है। इसके अंदर हर किस्म जो है ना रिस्क के बारे में बताया गया है। तो डिमांड और एमआई कर्व के बारे में आगे बताया गया है सबसे लास्ट में कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है ना इंडिविजुअल फ़िल्म के लिए यहाँ पे डिमांड कर्व इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और अपना मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है ना यूज़ होता है। ठीक है? डिमांड कर्व होता है एवरेज रेवेन्यू के अपने इक्वल और एवरेज रेवेन्यू होता है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल। तो यहाँ पे ये बात की गई है हॉरिज़ॉन्टल होती है क्योंकि फ़िल्म जो है ना मार्केट प्राइस पर जो है ना जितना चाहे सेल कर सकती है। तो ये बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे हमारा हो गया मिड टर्म का जो सिलेबस होता है ना वो हो गया कंप्लीट जिसके अंदर मैंने आपको तमाम जो है ना एमसीक्यूज़ के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके जो डिफाइंस है ना आप इन सब के डिफाइंस बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत से जो है ना मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा भला हो सके। तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। ठीक है? तो मेरी वीडियो को पूरा